वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ लर्निंग मेड इजी। आज के सेशन में जो बेसिकली हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स बेसिकली अबाउट डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। आपने लास्ट जो हमारा बेसिकली लेक्चर था उसमें हमने इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया था, एक ओवरव्यू दिया था कि हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स और क्या क्या चीजें उसमें बेसिकली कर चल रही होती हैं और कैसे इकोनॉमिक्स जो है वो हर जगह पे प्लॉट हो रही होती है और मुख्तलिफ चीजें मिलकर इकोनॉमिक्स को कैसे चला रही होती हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिमांड होती क्या है। डिमांड एक फिनोमेना है जो कि बेसिकली इट कुड बी एनीथिंग। आप किसी भी चीज की डिमांड कर सकते, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स योर डिमांड। इट कुड बी अ प्रोडक्ट, इट कुड बी अ सर्विस। सो बेसिकली डिमांड कुड बी लाइक इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज डिमांड कर रहे हैं। सिमिलरली सप्लाई ऑन द अदर हैंड, जो चीज आप डिमांड कर रहे हैं वही ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल टूवर्ड्स जो कि सेलर है, जो कि एक मार्केटियर है, उसके लिए वो बेसिकली एक सप्लाई होगी जो कि वो चीजें आपको सप्लाई करेगा। अब वो इन टर्म्स ऑफ सेल्स परचेज होगी या किसी और मैनर में होगी, बार्टर मैनर होगा, कोई भी मैनर होगा, बेसिकली वो चीजें आपको सप्लाई कर रहा होगा। सो अब हम आते हैं कि डिमांड तो एक चीज हो गई। अब बात आती है कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है या लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी आपकी प्राइस नीचे आनी शुरू हो जाएगी, और जो जो आपकी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी आपकी प्राइस बढ़ी हुई होगी। तो बहुत ही आसान सी चीज है, यानी कि जब भी आप डिमांड की बात करेंगे या थ्योरी ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे होंगे, सो विल बी टेकिंग इट एंड कंसिडरिंग इट के whenever the demand increases, there will be a lower impact on the price. The prices will be reduced. On the other hand, if the demand reduces, और डिमांड क्यों रिड्यूस करती है? जब प्राइस बढ़ेगी मार्केट में तो डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो बेसिकली डिमांड और प्राइस आपस में दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक वो मेन कॉन्सेप्ट है कि जब आपके को क्लियर होगा कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑटोमेटिकली जब थ्योरी ऑफ डिमांड की बात आएगी तो यू विल बी क्वाइट क्लियर अबाउट द थिंग्स। डिमांड कर्व को नॉर्मली नोटिफाई किया जाता है विद द लेटर डी, और इट हैज अ नेगेटिव ट्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं, और नेगेटिव ट्रेंड उसी वजह से है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑन द अदर हैंड, जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं या थ्योरी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो वहां कुछ ट्रेंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। और इसके ऑपोजिट ट्रेंड बेसिकली इस तरह है कि जो सप्लाइड जो प्राइसेस हैं, बेसिकली प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द सप्लाई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि P1 प्राइस पे क्वांटिटी आपकी Q1 थी। सिमिलरली जब P3 प्राइस हुई तो आपकी क्वांटिटी 3 पे चली गई। सो आपका कर्व पॉजिटिव कर्व आ गया, और सप्लाई का जो बेसिकली कर्व है उसको नोटिफाई किया जाता है विद द लेटर एस। इट कुड बी स्मॉल और इट कुड बी कैपिटल। अब बात ये आती है कि सेलर जो होता है मार्केट में वो लॉ ऑफ सप्लाई को कैसे देख रहा है। क्या वो चाहेगा कि कम क्वांटिटी पे ज्यादा सप्लाई हो जाए, या वो क्या चाहेगा? वो हमेशा यही चाहेगा कि यार जब प्राइस ज्यादा होगी ना उस वक्त ही सप्लाई मैं करूं, कम प्राइस के ऊपर मैं सप्लाई ही मत करूं, मैं कम क्वांटिटी ही सप्लाई करूं, जिसका एक एडवर्स इफेक्ट आपके पास डिमांड में आना शुरू हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि यार, कंज्यूमर कहता है यार जब प्राइस कम होगी मैं उस वक्त ही डिमांड अपनी जो है ना ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा। सो एज अ होल देखा जाए तो दोनों चीजें आपस में निगेट कर रही होती हैं।
पर निगेट किस तरह कर रही होती है कि इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेट, कि अगर मैग्नेट के ये नॉर्थ साउथ और नॉर्थ पोल है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं विद ए मैग्नेटिक फोर्स. So this is how the things are moving on over here as well. अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं कि जिसमें मजीद आपको चीजें क्लैरिफाई होंगी. इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम अगर जनरल डेफिनेशन में भी देखा जाए तो हम जब जनरलाइज भी एक बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार चीजों में आपस में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, चीजों में एक लेवल्ड होनी चाहिए, चीजें चीजें आउट ऑफ लेवल नहीं होनी चाहिए. तो बेसिकली यहां भी इक्विलिब्रियम का यही मतलब है. What we want to know or what we want over here कि basically the quantity demanded should be equal to the quantity supplied. That's a perfect equilibrium. Now you can see over here that the quantity demanded is equal to the quantity supplied. So we are having an equilibrium point over here. इसके साथ साथ आगे जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई अब कई दफा ऐसा भी होता है कि मार्केट में चीजें कभी डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, और प्राइस की फ्लक्चुएशन एक अलग मैटर चलता रहता है उसका. तो वो बेसिकली हम लोग उसे कहते हैं कि नॉर्मली वो जो स्टेट होती है वो स्टेट कहलाती है डिसइक्विलिब्रियम की. कुछ जगहों पे वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट के साथ नोटिफाई किया जाता है और कहीं उसको नोटिफाई किया जाता है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. सो बेसिकली हम उन दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं यहाँ. उन चीजों को नोटिफाई करेंगे कि बेसिकली शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे हो रहा है. सबसे पहले what we'll be doing over here, we'll be taking the supply curve as a constant and we'll be having a variability on the demand curve. If the quantity demanded is more than the quantity supplied, then the market price will rise for that product. Now we can see over here that कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब डिमांड हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, यानी क्वांटिटी डिमांडेड Q3 पे चली गई, तो डिमांड कब हमारा D1 हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट कर गया. अब जब एक क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है तो हमारी प्राइस भी इंक्रीज कर गई है. तो अगर हम इस चीज को अपने लॉ ऑफ डिमांड के साथ मैचअप करने की कोशिश करें तो चीजें थोड़ी बहुत आपको डेविएट होती नजर आएंगी. क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि जी जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो प्राइस हमारी इंक्रीज कर रही है क्वांटिटी की इंक्रीज के साथ. ये इसलिए कर रही है क्योंकि जब क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी तो उसके हिसाब से बढ़ी, और मार्केट में जो सेलर बैठा होता है वो कहता है कि जी मैंने तो सप्लाई करनी ही उस वक्त ज्यादा है जब मेरी प्राइस ज्यादा होगी. सो दिस इज व्हाई वी आर हैविंग with a quantity high increase in quantity demanded जब बढ़ी तो आपकी प्राइस भी उस चीज की बढ़ गई. Now moving forward to our next concept, if the quantity demanded is less than the quantity supplied, then the market price will either remain fixed or drop to a certain extent. अब यहां बात ये हो रही है कि डिमांड कर्व को हमने कांस्टेंट कर दिया and we are moving the supply curves above the demand curves. सप्लाई को रिड्यूस किया तो हमारी प्राइस जो है क्वांटिटी डिमांडेड की वो बढ़ गई, और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो भी रिड्यूस कर गई. सो इट मींस कि अब यहाँ सप्लाई का जो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव कर्व का, वो भी इसके ऑपोजिट चलना शुरू हो गया. कि बात वहीं आ गई कि सप्लाई जो मार्केट में कर रहा है बंदा, वो कहेगा यार जब डिमांड कम है तो मैं इसकी प्राइस बढ़ा क्यों ना दूं. मार्केट में डिमांड रिड्यूस हो रही है, क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है, तो प्राइस इंक्रीज कर रही है.
अब ये चीज बेसिकली फिक्स कर रही है हमारे डिमांड कर्व के थ्योरी के साथ, कि डिमांड कर्व आपका कैसे इसके साथ मूव अलोंग कर रहा है। अब ये जो चेंजेस जो दो आ रहे हैं हमारे पास, जो बड़े वाजे चेंजेस हैं, शिफ्टिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, दिस इज अ डिसइक्विलिब्रियम, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। सो बेसिकली this sort of situation creates a chaos within the market, और इससे प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है, डिमांड की मार्केट में एक जो फ्लक्चुएशन आती है, वो बेसिकली ये चीज एक कॉज कर रही होती है कि आपस में चीजें मैच नहीं होती, और जब चीजें मैच नहीं होती तो दिस क्रिएट्स अ डिसइक्विलिब्रियम। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, these are basically two concepts जो कि normally आप कह लो कि generally they are being defined by the authorities। हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्म में एक आप देख रहे हैं कि एक we have a normal demand and supply curve, we have an equilibrium point, but what happens if we go for the price ceilings? Price ceiling क्या करती है? The concept is basically the price जो कि आप चार्ज कर रहे हो फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, इट शुड नॉट बी हायर विद, इस वैल्यू से ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको। सो एक आपने लाइन सेट कर दी, एक रेफरेंस सेट कर दिया कि द प्राइस शुड नॉट go above this level, and normally what we do over here that the price ceilings are normally fixed below the equilibrium points। the basic और जनरल पर्पस ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर उसकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं मार्केट में, मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से, लातादाद फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से अगर फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो गवर्नमेंट नॉर्मली फिक्सेस दैट प्राइस। जनरल एग्जांपल्स आपको मिलेंगी ओवर द इंटरनेट एंड एवरीवेयर। एक कॉमन एग्जांपल है जो कि हाउस रेंट्स की दी जाती है कि हाउस रेंट्स आर नॉर्मली बीइंग फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर हाउस। एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि इट शुड नॉट, अगर कोई छोटा घर है या बड़ा घर है तो उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि इट शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस वैल्यू, द रेंट शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस वैल्यू। सो बेसिकली हम इसको एक अलग वे में जनरलाइज करते हैं। वो इस तरह जनरलाइज करेंगे प्राइस सीलिंग को कि नॉर्मली इन योर संडे मार्केट्स जो प्राइसेस होती हैं, जितनी भी वहाँ प्रोडक्ट्स होती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, उनकी प्राइसेस अथॉरिटीज ने, लोकल अथॉरिटीज ने फिक्स की हुई होती हैं। यू हैव अ रेट लिस्ट ओवर देयर आउटसाइड द संडे मार्केट, जहाँ के यू कैन सी ओवर देयर वेरी वेल कि भाई ये these are the prices which are being settled by the authorities। Whosoever goes beyond those prices are being charged for that। Similarly, अब आप देख सकते हो कि जब प्राइस सीलिंग की लाइन ड्रॉ हो गई इधर, तो जो आपका जो सप्लाई थी वो कम होनी शुरू हो गई। डिमांड आपकी बढ़ी हुई है, डिमांड आपकी यहाँ बढ़ी हुई है, क्वांटिटी बढ़ी हुई है, पर सप्लाई आपकी रिड्यूस हो गई है। अब इसका एक एडवर्स इफेक्ट आता है। एडवर्स इफेक्ट क्या आता है कि जब आपकी किसी चीज की सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बड़ी होगी, तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक बैरियर लगा हुआ है, और जब बैरियर लगा हुआ है तो उसके रीजन में, नतीजे में आपकी ब्लैक मार्केट जो है वो ओरिजिनेट होनी शुरू हो जाती हैं। लोग चीजें ब्लैक में निकालना शुरू कर देते हैं, और इवेंचुअली एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको वो प्राइस सीलिंग खत्म करना पड़ती है। अब हम बात करते हैं प्राइस फ्लोरिंग की। प्राइस फ्लोरिंग में ये होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक हाई लेवल का प्राइस सेटअप लगा दो, जैसे कि ये लगा हुआ है।
नॉर्मली जो केसेस फॉलो किए जाते हैं प्राइस फ्लोरिंग के केस में, वो आपकी वेजेस होती हैं, लेबर वेजेस हो गई, मार्केट में जो आपकी आपकी जो सैलरीज हैं उनको एक बेंचमार्किंग की जाती है, एंड दिस बेंचमार्किंग इज नोन फॉर थ्रू इज डन थ्रू प्राइस फ्लोरिंग, और नॉर्मली प्राइस फ्लोरिंग इज बीइंग सेट अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट. व्हाई इट्स बीइंग सेट अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट? ताकि लोग जो कि उनकी जो बाइंग पावर है it should be raised. So this is the main reason why we have the price flooring above the equilibrium point. उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में आपके पास जो डिमांड आपकी सप्लाई होती है, नॉर्मली जो आपकी डिमांड होती है वो डिमांड आपकी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है और सप्लाई आपकी बढ़ जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि the supply has been increased and the demand has been reduced. And this is the basic purpose of doing so, ताकि मार्केट में एक जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनकी बहुतात हो जाए, एंड एवरी वन शुड हैव अ बाइंग पावर, और उसका फायदा ये होता है कि वो एक सर्टेन रीच तक पहुंच जाती है. अब देखा जाए तो प्राइस आपकी P3 के ऊपर इट्स क्वाइट अ हायर प्राइस, बट लेकिन उस हायर प्राइस को मीट करने के लिए आपकी प्राइस फ्लोरिंग की गई है यहाँ, ताकि आप उस सप्लाई को मैक्सिमम सप्लाई को यूटिलाइज कर सकें. द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी. वी होप कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा. विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स एंड होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड यू विल बी वाचिंग सम न्यू लेक्चर्स in a few days or so. Thank you very much.